तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर दी थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होता है, और साथ में एटम्स का जो पूरा मास है वो किस तरफ कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि एटम का सेंटर होता है उसके न्यूक्लियस में। और आपको ये भी आइडिया हो गया कि उस न्यूक्लियस का साइज़ एटम का कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। तो ये सब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ सही पॉइंट्स थे। उनमें एक ड्रॉबैक मैंने आपको लास्ट में बताया था, मेजर ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था कि एटम स्टेबल कैसे रहता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट होते हैं तो दे रेडिएट एनर्जी, और अगर ऐसा होता तो उस केस में एटम एग्जिस्ट कर ही ना पाता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में जाके एम्बेड हो जाता। तो वो चीज़ क्लियर की थी नील बोर ने, जो कि एटम के स्ट्रक्चर का सबसे लास्ट मॉडल है, अब तक का सबसे एडवांस मॉडल है। अपने इस मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1922 में। स्टार्ट करते कि इनके मॉडल का पॉइंट क्या था। तो नील बोर सेड इन हिज स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट कोई भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि वो कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं, दे कैन मूव ओनली इन सम स्पेसिफिक लेवल्स, और जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो उसी शेल में रिवॉल्व कर सकता है, वो कहीं भी नहीं रिवॉल्व कर सकता। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट था कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, व्हिच इज टोटली करेक्ट। सेकेंड पॉइंट ही सेड कि जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व होते हैं तो उनमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती, विच क्लियर्स एवरीथिंग कि एटम अगर आज स्टेबल है तो उसका रीज़न क्या है कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरह से था। हर एक एटम के बीच में एक सेंट्रल पार्टिकल है कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस। तो और इसमें सारा मास इसी में ही होता है, सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसी में होता है। और उसके बाद इन्होंने कुछ ऑर्बिट्स को नाम दिए थे, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर नेम्ड एज के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल एंड सो ऑन। अगर और शेल्स भी हैं तो उसमें ओ पी क्यू आर भी नाम आ सकते हैं, बट 4 शेल्स तक काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, इसलिए अभी आपको ओ पी क्यू आर नहीं पढ़नी। और इन्होंने ये भी कहा था कि इन ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी फिक्स्ड होती है। के शेल की एनर्जी से ऊपर एल की होती है, उससे हाई एनर्जी एम की होती है, उससे हाई एन की होती है। मीन्स कोई भी शेल जितनी दूर होगी उसके न्यूक्लियस से उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। और इनमें कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से आ जाते हैं इनटू द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज आल्सो नोन एज द स्टेशनरी स्टेट। जैसे मान लो कि के शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कहीं से एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई तो दे विल जंप टू द नेक्स्ट शेल विच इज़ द एल शेल, और उसके बाद दे विल कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उनके पास दे विल लूज दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगेन जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल से बिलोंग करता है वो उसी शेल में वापस आ जाएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद। बट ये कॉन्सेप्ट क्लास 9 में नहीं है, तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे क्लास 11th में ही। क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट है, तो अभी फ़िलहाल अब इतना ही पढ़ लो कि नील बोर ने बताया था अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, अपने मॉडल के अंदर, कि एटम स्फेरिकल शेप का है, जो कि पहले क्लियर हो चुका था। देन न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने दिया था कंफर्मेशन कि यस न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है और सारा मास और सारा चार्ज भी इसमें ही रिसाइड करता है। एंड इन्होंने अपने शेल्स को नाम दिए थे के एल एम एन शेल्स, और दीज शेल्स और ऑर्बिट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स आपको ऐसे याद करना है कि जो शेल एनर्जी लेवल जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसमें एनर्जी उतनी कम होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिमिट्स जितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं वो भी उतना कम होगा। जैसे जैसे शेल दूर जाते रहेंगे, जैसे के से दूर एल, एल से दूर एम, तो इनमें एनर्जी भी बढ़ती है इन शेल्स के अंदर, और इनकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ये मॉडल आपको जरूर पढ़ना है। ये इनके 2 ही पॉइंट्स हैं और एक नोट पॉइंट है, और ये डायग्राम आपको साथ में ड्रॉ करके भी आना है। अब आपको पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट कर रहे हैं के एल एम एन शेल्स के अंदर, ये किस रूल से फिल किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल में डाल दोगे, इनका भी एक सर्टेन रूल है। सो वही आपको पढ़ना है इन द नेक्स्ट टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन डिफरेंट शेल्स, एंड दिस टॉपिक इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। सो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट हर शेल की अलग अलग होती है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल फॉर के शेल, जो कि आपको पता है कि 1 पे आ रही है, इसके लिए n 1 है, इसकी लिमिट होगी 2n²। हर एक की लिमिट 2n² होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला कोई भी शेल के लिए 2n², और के शेल के लिए n 1 है क्योंकि k फर्स्ट लेवल है। सो अगर आप इसमें डालते हो 2 × n² विच इज 2 × 1², तो आंसर आएगा 2। तो k की मैक्सिमम लिमिट टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इज 2। नाउ l सेकेंड लेवल है, तो उसके लिए लगाओगे आप सेम फॉर्मूला 2n², सो दैट विल बी 2 × 2² विच इज 8। तो L शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इज 8। M इज द थर्ड एनर्जी लेवल, तो M में होगी 2 × n² विच मीन्स 2 × 3², दैट विल बी 2 × 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स। N is the fourth energy level, so 2n² के अकॉर्डिंग 2 × 4², the answer would be 32 and so on। तो ऐसे आप हर एक एनर्जी लेवल की मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। रूल नंबर 2, इसमें प्रायोरिटी दी जाती हैं, पहले के शेल को, फिर एल को, फिर एम को, देन लास्ट में एन को, देन सो ऑन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम में है तो वो पहले फिल होंगे के शेल के अंदर, उसके बाद एल के अंदर, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में। जब तक पिछली शेल्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगी तब तक अगली शेल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। तो उनका सीक्वेंस हमेशा फ्रॉम के टू एन की तरफ होगा, के देन एल देन एम एन, और अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और हैं देन दे विल शिफ्ट टू ओ। दिस इज रूल नंबर 2। एंड थर्ड रूल इज, कोई भी एटम की जो लास्ट शेल होगी, चाहे वो एल है, चाहे वो एम है, चाहे वो एन है, उसमें चाहे लिमिट 8 की है, 18 की है या 32 की है, बट उसमें जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस तरह से होगी कि लास्ट शेल में 8 से ऊपर नहीं आ सकते। अगर किसी की लिमिट 18 की है और उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 10 है, सो आप 10 नहीं फिल कर सकते। उसमें क्या होगा कि 8 शेल में आएंगे इस शेल के अंदर, देन 2 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट शेल। इसको मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ड्रॉ करके कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है। थर्ड रूल मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा कन्फिग्रेशन के थ्रू। कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाता है डिफरेंट शेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वील टेक द एटम्स ऑफ सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनके एटॉमिक नंबर्स रिस्पेक्टिवली हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20th पे आता है कैल्शियम। ओके, एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड एन एटम। लेकिन जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपने जो शेल में भरने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, क्योंकि प्रोटॉन्स की लोकेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ न्यूक्लियस के अंदर होती है, वो शेल्स में नहीं मिलते। सो अब आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकी डिफरेंट शेल्स के अंदर। तो सोडियम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, तो पहले तो K में आएंगे। K की लिमिट है कितनी, आपने जस्ट पढ़ी अभी 2n² के अकॉर्डिंग, इट्स जस्ट 2। तो 11 में से 2 K में आ गए, बचे कितने आपके 9। इसमें आप नहीं डाल सकते क्योंकि L की लिमिट ही मैक्सिमम 8 थी, तो 8 यहाँ पर आएंगे। अब देखो जब ये 2 शेल्स कम्प्लीटली फिल हो गए तो उसके बाद M में आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन जो कि लेफ्ट ओवर है, और इसमें N खाली रहेगा, इसमें N एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट M में इसमें 1 आएगा। उसके बाद मैग्नीशियम इज जस्ट बाय द सेम कॉन्सेप्ट इज 2, 8, 2, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से आपने 2 भर दिए के शेल में। L में उसके बाद आए 8, 2 + 8 10, बचे कितने 2, तो M में 2 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम वुड बी 2, 8, 3, सिलिकॉन वुड बी 2, 8, 4, phosphorus would be 2, 8, 5, sulfur is 2, 8, 6, chlorine is 2, 8, 7, argon is 2, 8, ये थोड़ा डिफरेंट आइटम है, बताऊंगा क्यों आपको। then potassium is 2, 8, 8। so now count the number of electrons
अगर आपने इसमें भर दिए 2, इसमें भर दिया आपने 8, 18 हो गए। अब आपके पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको भरने 9 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। और एज यू नो m की लिमिट 18 की होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हो तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि m शेल की लिमिट होती है 18 की, जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतना खाली शेल कभी नहीं रह सकता। तो उसमें क्या होगा, जो m शेल है वो ऑक्टेट फॉर्म में स्टेबल रहता है। ऑक्टेट इज द नेक्स्ट स्टेबल स्टेट। तो वो यहाँ पर 8 रखेगा m शेल के अंदर, और जो लेफ्ट ओवर 1 है इट विल मूव टू n, बट इट इज स्टिल अनस्टेबल। ये अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ऑक्टेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर एक ऑक्टेट बन गया, और अगर कभी भी वो शेल आखिरी शेल है कोई भी एटम की, तो उसमें 8 से ऊपर नहीं आ पाते। तो इसलिए हम यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते। 9 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? मैक्सिमम 8 लास्ट शेल में, उसके जितने बच्चे हो जाएंगे अगली शेल के अंदर। सेम एग्जांपल कैल्शियम का भी है। इसके अंदर कैल्शियम कम्स ऑन 20 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 20 हैं। तो जरा इसको आप भरोगे आप, तो दैट विल बी 2, देन 8, 10 हो गए। अब यहाँ पर भी आप 10 लिख सकते थे, क्योंकि इसकी लिमिट m शेल की 18 की है, बट स्टिल वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि 10 अगेन अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ऊपर नहीं आ सकते, और ये इसकी लास्ट शेल बन गई है अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो तो। सो इसलिए इसको आप ब्रेक करोगे अगेन ऑक्टेट स्टेट में। ऑक्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के 8 के ग्रुप को ऑक्टेट कहते हैं। बाकी 2 शिफ्ट हो जाएंगे इसके एन शेल के अंदर। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल्स। और इसके आपको बनाने आ सकते हैं स्ट्रक्चर भी, ये डायग्राम्स। जैसे अगर मैं चूज कर रहा हूँ इसके अंदर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करके दिखाना होगा आपको अगर तो पहले आप इसमें देखो कितनी शेल्स आ रही हैं, 2, 8, 5, 3 शेल्स हैं। तो यू ड्रॉ न्यूक्लियस, उसके अराउंड फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड देन थर्ड शेल। नाम दे दो इसको K, L, M एंड दिस सेंटर थिंग इज न्यूक्लियस। अब आपको इसमें दिखाने इलेक्ट्रॉन जो जितनी शेल में है। लाइक K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दो उसको, रिवॉल्व कर रही है ये शेल्स के अंदर। उसके बाद L शेल इज कम्प्लीटली फिल, L में ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो आप इसमें दिखाओगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देन M शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स 5, तो आप यहाँ दिखाओगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ऐसे ही आप हर एक का बना सकते हो, क्योंकि आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पता है आप कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आ सकते हैं आपको डायग्राम बनाने के लिए। और एक और चीज़ याद करनी है आपको कि ये जो आप अभी पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई भी शेल लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, जैसे ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये सारे इनकम्प्लीटली फिल्ड थे सिवाय इसके। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, और वी कैन से दे आर अनस्टेबल। हाँ, कोई रिएक्टिव ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, बट स्टिल दे ऑल आर रिएक्टिव, और वी कैन से दैट दे आर अनस्टेबल। लेकिन लुक एट आर्गन। आर्गन की कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी है कि उसके अंदर जितने भी शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। K में 2 आ सकते हैं कम्प्लीटली फिल्ड, L में 8 आ सकते हैं, और अगर आखिरी शेल में 8 आ रहे हैं तब भी उसको स्टेबल ही माना जाता है। तो ये एक स्टेबल एटम है, और एक ये नॉन रिएक्टिव एटम है। इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, जिनके अंदर आखिरी शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो। और दे आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। इनर्ट मीन्स दे डोंट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट, नॉट विद मेटल और नॉन मेटल। बट जो बाकी सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर कैल्शियम तक, एक्सेप्ट आर्गन, दे ऑल रिएक्ट बिकॉज उनको स्टेबिलिटी ही मिलती है रिएक्ट करके। क्योंकि उस केस में क्या होता है, रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, इनके शेल्स या तो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं या कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाते हैं। और जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं, जैसे कि इसमें 1, तो ये बहुत रिएक्टिव हो, क्योंकि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है किसी एटम को देना है, और ये 2,8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं एटम से, प्रोटॉन लूज नहीं हो सकते। और इसको लूज करना काफ़ी ईजी होगी, इसको सिर्फ एक लूज करना है। और M शेल में वैसा लिमिट होती है 18 की, और M ने 18 की जगह में 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रखा है, तो उसमें एनर्जीज बहुत अनबैलेंस होती है। तो दैट्स वाई इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। सो सेम मैग्नीशियम में भी ऐसा ही केस है कि मैग्नीशियम के भी लास्ट शेल M शेल है, जिसकी लिमिट 18 की है, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रखे हुए हैं। तो ये भी क्या चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो जाएं, ताकि जो शेल संभाल रखी है एक्स्ट्रा शेल, वो भी साथ में लूज हो जाए। तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, जो कि इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ टास्क है।
देन एल्यूमिनियम के लिए और डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, और 3 के बाद जब 4 लास्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 4 लेना या 4 देना ताकि यहाँ पर 8 हो जाए या 0 हो जाए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 4 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी जो कि एटम के पास नहीं होती, और 4 छोड़ने के लिए भी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर होती है शेयरिंग। बताऊंगा अभी ये शेयरिंग और ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टॉपिक में है। एंड फॉस्फोरस विल नॉट गिव 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके लिए अब वो डिफिकल्ट और ज़्यादा हो गया है। इसके लिए ईजी क्या है, या तो 5 छोड़ना या 3 लेना। तो ऑफकोर्स 3 लेना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हर एक की टेंडेंसी है लास्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करना, और ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका 5 से ये 3 ऐड करके 8 बन जाएगा, जो कि इसकी स्टेबल स्टेट है। सो विल स्टे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। 6 वाला क्या करेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 7 वाले के लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा इन तीनों के कंपैरेटिवली। 7 वाला वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उस केस में वो अपना 8 बना के स्टेबल हो जाएगा। देन अगेन आर्गन कुछ नहीं करेगा, ना ही उसको कोई रिक्वायरमेंट है करने की, क्योंकि उसकी कन्फिग्रेशन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, और ये सारे बाकी एटम चाहते हैं कि उनकी कन्फिग्रेशन भी आर्गन जैसी हो जाए, तो उसके लिए दे हैव टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। एंड वन मोर थिंग, एटम आपने पढ़ा था कि एटम इज न्यूट्रल, लेकिन अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो जाए तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते। आपने पढ़ा था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम होते हैं, और तभी उसको हम एटम कह सकते हैं। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, गेन हो जाए, देन वी कॉल इट आयन, नॉट एन एटम। और आयन जो है वो एटम से ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन इसने 2 गेन करे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 16 से 18 हो गए, जबकि प्रोटॉन्स कभी चेंज होते नहीं है, वो 16 के 16 रहेंगे, तो उसका जो नेट चार्ज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 16 पॉजिटिव चार्ज इसमें रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज 18 हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 2 ऐड हो गए, तो 16 प्लस एंड 18 माइनस से जो नेट चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी -2, तो ये नेगेटिव चार्ज पोजेस कर लेगा सल्फर का आयन। सेम क्लोरीन में भी ऐसा होगा, इट विल गेन 1 माइनस, इट विल गेन 3 माइनस, इट विल शेयर। एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ताकि वो ऑक्टेट स्टेट में आ जाए, स्टेबल फॉर्म में आ जाए, तो देखो तब क्या होगा, उस पर चार्ज क्या आएगा। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स होते हैं, तो चार्ज नेट चार्ज वुड बी 13 प्लस, और सेम इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होते हैं, तो 13 माइनस विल बी द नेट चार्ज। तो एटम तो न्यूट्रल ही है, लेकिन अगर इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम, जबकि प्रोटॉन्स तो कभी चेंज होते ही नहीं, तो नाउ द नेट चार्ज वुड बी पॉजिटिव विच इज कॉल्ड 3+। तो एल्यूमिनियम लिखा अगर कहीं पे तो इट मीन्स इट्स एटम, चार्ज मेंशन नहीं करते अगर वो 0 चार्ज हो, बट अगर एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये आयन स्टेट में आ चुका है, और वी कैन से ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो ये सारे एटम इस फॉर्म में आना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। अदर देन द नोबल गैसेस, जो सबसे पहली नोबल गैस है वो है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो अगर आप इसको भरते हो इसके शेल्स के अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद एल भी खाली और सारी शेल्स में खाली हैं, तो वो शेल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो ये भी एक बहुत स्टेबल फॉर्म है, और अगर कभी भी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 फुलफिल हो जाए तो वी कॉल इट ड्यूप्लेट। द ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्यूप्लेट। 8 को बोलते हैं ऑक्टेट। तो के शेल के अंदर हमेशा ड्यूप्लेट बनेगा, और ड्यूप्लेट जिसमें कंप्लीट है, एल शेल खाली है, वो सब एटम भी स्टेबल होंगे। और अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, न्यूक्लियस, उसके बाद 1 के शेल, और के में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, और ये हीलियम एटम का स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। तो ये भी बहुत स्टेबल फॉर्म है। हीलियम के बाद जो नेक्स्ट नॉर्मल गैस आती है वो है नियॉन, विच कम्स ऑन एटॉमिक नंबर 10। और आप 10 को भरते हो तो दैट वुड बी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद बचे 8, और 8 की जगह होती है एल में, तो वो उसमें 8 आ गए, तो ये भी बन गया एक स्टेबल एटम नोबल गैस। तो आपको ये 3 नोबल गैसेस याद रखनी है। पहली है आपकी हीलियम, दूसरी है नियॉन, तीसरी है आर्गन। बाकी नोबल गैसेस 6-7 हैं पूरे एलिमेंट्स के अंदर, पूरे टेबल के अंदर, बट अभी आपको बस ये 3 याद रखनी है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर क्लास 9th। अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। अब आप पढ़ने वाले 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ काम आएंगे जब तक आपके पास केमिस्ट्री होगी। तो सबसे पहले टर्म है इसके अंदर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन्स कोई भी एटम की कन्फिगरेशन फिल होने के बाद जो उसकी आखिरी शेल होती है, द लास्ट शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। सो डेफिनेशन वुड बी द आउटर मोस्ट शेल of an atom is called its valence shell. For example, अगर आपके पास सोडियम का एटम है 11 पे आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC वुड बी 2,8,1। सो पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, L में 8 आ गए, और L में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 आएगा। तो जो इसकी आखिरी शेल है, सो M शेल विल बी इट्स वैलेंस शेल। नेक्स्ट टर्म इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में मिलते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2, चाहे वो 8 ही क्यों ना हो। जो भी कोई एटम की रिस्पेक्टिव लास्ट शेल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का काउंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल, और वी कैन से outermost shell is called valence electrons. For example, chlorine का atom Cl atomic number is 17 and EC would be 2,8,7 if you fill these 17 into the different shells. एंड इसका स्ट्रक्चर वुड बी सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद पहले के शेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एल शेल, एल में अगेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये इसकी के शेल है, ये इसकी एल शेल है, और ये इसकी एम शेल है। सो गाइज, इस बार इसकी जो वैलेंस शेल है वो एम शेल है, जैसे कि इसकी थी सोडियम की। बट फर्क क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के 1 थे, इसके 7 है। तो दोनों की टेंडेंसी, दोनों का बिहेवियर बहुत अलग होगा। और जिसके भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 हो, 2 हो या 3 हो, सो उनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, क्योंकि वो उस तरह से जल्दी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, उनके लिए वो आसान है। So they will either lose 1, 2 or 3 electrons and they will create a positive charge ion which are known as cation. और ये सब metals होते हैं, and these all elements are called the metals. Metals have a strong tendency to lose electrons and create a positive charge to gain stability. On the other hand, non-metal जैसे क्लोरीन आप देख रहे हो आप, इनकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 या 4 से ऊपर, लाइक 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो इसकी टेंडेंसी देने की तो मतलब ही नहीं हो, 7 देना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में ये क्या करेगा, इसकी हैबिट होगी इलेक्ट्रॉन लेने की। तो याद रखना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बहुत बड़े भूखे होते हैं, जहाँ से भी मिलेगा वो लेंगे, चाहे 1 चाहे 2, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हो। ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी देते नहीं हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन की, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है बीइंग अ नॉन मेटल। उसके अलावा कोई ऐसा एटम नहीं है जो नॉन मेटल होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। दे ऑलवेज टेक, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इनके लिए लेना आसान है, देना ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है। और एंड मेटल्स लाइक टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी मेटल आपने जो पढ़ना है, आप आगे जाके आप पढ़ोगे, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देने का नेचर ये होगा। एंड दिस नेचर इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर, मीन्स to lose electron
एंड दिस इज कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर विच इज अ टेंडेंसी टू द इलेक्ट्रॉन। इनके और भी नाम है। दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे के एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो वी कॉल इट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो सिर्फ मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स के अंदर क्या होगा, यू कैन गेस दैट इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेके दे आर जनरेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब देखो ये दोनों एटम्स अनस्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इनकी लास्ट शेल ऑलमोस्ट स्टेबल है। कैसे, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उसके पास सिर्फ एल शेल बच जाएगी और एल इसकी कंप्लीटली फिल्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करना जो कि बहुत आसान होता है। उसके बाद क्लोरीन भी कुछ ऐसा सा एटम है, बट थोड़ा उल्टा किया है, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, वो दे नहीं सकता, उसको चाहिए, बट स्टिल जो गैप है वो बहुत ही मिनिमम गैप है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आते ही इट विल बी स्टेबल। तो इसलिए बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। बॉन्डिंग का सबसे मेन क्राइटेरिया ये होता है कि अपनी ऑपोजिट नीड्स को फुलफिल करना। और यहाँ पर जो दो आप एटम देख रहे हो, मेटल नॉन मेटल्स, इनके नीड्स ऑपोजिट है। स्टेबल दोनों को होना है, दोनों का अपना सेल्फिश रीजन है टू मेक अ बॉन्ड, बट इसकी नीड इलेक्ट्रॉन देने की, उसकी लेने की। इसको इलेक्ट्रॉन एक देना है किसी को भी, चाहे वो कोई भी एटम हो ले सकता है इससे, एंड सेम, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है किसी से, और इन दोनों की नीड्स बहुत मैच हो रही है। तो m का जो इलेक्ट्रॉन है 1, इट विल शिफ्ट टू m शेल ऑफ द क्लोरीन एटम। तो अगर ये चीज़ यहाँ से हट के यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाउ इट्स 2,8, इसकी हो गई 2,8,8। तो देखो ध्यान से, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं और दोनों एटम सेम रहेंगे। ये नहीं कि ये नियॉन बन गया, क्योंकि नियॉन बनने के लिए उसमें होना चाहिए 10 प्रोटॉन्स, वो चेंज हुए नहीं है। प्रोटॉन्स में फिर से बता रहा हूँ आपको, लूज गेन नहीं होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन्स फिक्स्ड हैं, सो दैट इज वाई इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनबैलेंस हो गए, 11 के 10 हो गए, तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज विच विल बी एक्सप्रेस्ड एज Na+। एंड क्लोरीन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ले लिया है, पहले 17 थे अब 18 हो गए, जबकि प्रोटॉन 17 ही है, तो उस केस में इट विल क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज विच विल बी एक्सप्रेस्ड एज Cl-। तो मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स थे जो अभी भी वही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, अब 10 रह गए हैं, तो इसका जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी +1, जो यहाँ मैंने ऊपर एक्सप्रेस कर दिया है। देन इसके बाद क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स अभी भी 17 हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर सेव्ड हैं और वो वहाँ से लूज गेन नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो 17 के 18 हो गए, 18 माइनस चार्ज होगा उसका नेट, तो इस पे जो नेट चार्ज क्रिएट हुआ दैट इज -1। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब लॉस नहीं है, या नेगेटिव का मतलब एक चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। और कहीं अगर आपको किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो होता है तो उसका क्लियर साइन ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। ये मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है कि प्लस मीन्स किसी चीज़ का ऐड होना एंड माइनस किसी चीज़ का सब्ट्रैक्ट होना, यहाँ पर ये चार्ज के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। और देखो ध्यान से, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसने 1 गेन करा है। यही हमारी नेक्स्ट टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम gain or loses is called its valency. For example, valency of sodium is +1 and valency of chlorine is -1। तो दोनों की वैलेंसी 1 है, बस फर्क क्या है चार्जेस का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसने गेन करा है, तो इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1। बाकी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि दोनों की वैलेंसी 1 है, तो दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट। जिन एटम्स की या जिन आयंस की वैलेंसी 1 होती है दे आर नोन एज मोनोवैलेंट, मीन्स सिंगल वैलेंसी वाले आयंस। ऐसे ही 2 वाले का नाम होता है डाईवैलेंट, 3 वाले का नाम होगा ट्राईवैलेंट। एंड वैलेंसी की एक स्टेटमेंट और भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर किसी एटम की वैलेंसी 1 है तो वो मैक्स टू मैक्स एक एटम से ही कंबाइन हो पाएगा, चाहे वो एटम कोई भी हो जिससे उसकी नीड्स फुलफिल हो रही होंगी।
तो इन दोनों की वैलेंसी 1 है, मीन्स ये दोनों एक बारी में एक एटम से कंबाइन हो पाएंगे मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, सोडियम कंबाइन हो गया एक एटम से क्लोरीन से, और Cl भी कंबाइन हुआ है मैक्सिमम एक एटम से यानी Cl, और इनका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्डिंग, जहाँ पर दो एटम्स पे ऑपोजिट चार्ज हो, और ऑपोजिट चार्ज आने का रीज़न क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए क्लोरीन को, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस इज कॉमन सॉल्ट। आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसकी स्टेट भी आपको पता है सॉलिड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होने का रीज़न में यही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक इंडिकेशन है कि उसमें बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि इस पर पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज दो तरह के आयंस कंबाइन है, एंड दोनों की नीड्स यहाँ फुलफिल हो रही है। So such type of bond is called ionic bond. Bond means a kind of force between two atoms, and such compounds जिसमें ऐसे bonds available होते हैं are called ionic compounds और electrovalent compounds, और even salts। जितने भी आप लोगों ने salts पढ़े हैं, salt सिर्फ यही salt नहीं होता, this is called the common salt। Salt का मतलब क्या है कि वो compound जिसके अंदर एक part cationic हो, metallic हो, और दूसरा anionic हो, means non metallic हो, तो इन सब कंपाउंड्स को सॉल्ट कहते हैं। और सारे सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड के ही पार्ट हैं, आयनिक कंपाउंड्स ही हैं, उनमें बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग है। और सारे आयनिक कंपाउंड्स आपको पता होगा, सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, सबकी फिजिकल स्टेट सॉलिड्स होती हैं एट रूम टेम्परेचर। सो जल्दी से मेल्ट नहीं होते, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको उतनी हीट देनी पड़ेगी उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए, जो कि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एटम्स के रिएक्ट होने का कोई आपसे पूछे कि रीज़न क्या है, कि वाई डू एटम्स रिएक्ट, तो उसका एक ही रीज़न है, टू ऑब्टेन या टू अटेन स्टेबिलिटी। पहले ये अकेला अनस्टेबल था 281 की स्टेट में, ये भी अनस्टेबल था 287 की स्टेट में, क्योंकि दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करे, नाउ दे आर इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट, और इसमें दोनों का ही फ़ायदा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज भी एक आयनिक बॉन्ड जैसी ही है। मैरिज में दो लोग होते हैं, मेल एंड फीमेल, जिसके ऑपोजिट नीड्स हैं, जिनके ऑपोजिट रोल भी हो सकते हैं, और दोनों एक साथ स्टेबल रहते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग रहना चाहे तो वो रह सकता है अकेला, बट किसी के साथ रह के दे आर मोर स्टेबल, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेल कर पाता है, कुछ चीज़ें हैं जो फीमेल कर सकती है, एंड साथ रह के दोनों चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। दोनों में से कोई भी एक बंदा अर्न कर सकता है और एक घर संभाल सकता है, बट अगर कोई एक ही को आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर होगा हम लोगों की लाइफ के लिए। सो यहाँ दोनों का फ़ायदा होता है, मेल फीमेल दोनों का। सेम यहाँ पर भी सोडियम और क्लोरीन दोनों का बेनिफिट है इसके अंदर, और इनकी बॉन्डिंग इसलिए बहुत स्ट्रांग होती है। बाकी आप और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स लिखो, मेटल नॉन मेटल, उसके बनाओ स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं और या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो सकते हैं इन दैट केस। तो जरा इसको भी आप नोट कर लो। एंड वन मोर थिंग, वैलेंसी आपने जस्ट पढ़ा अभी कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट मीन्स अगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो उसका 1 हैंड है। 1 हैंड मीन्स कि वो एक बारी में एक एटम से बॉन्ड बना सकता है, दो से नहीं बना सकता। Cl की वैलेंसी 1 होती है, अगेन Cl भी मैक्स टू मैक्स एक बारी में एक से ही बॉन्ड बना सकता है, दो से नहीं बना सकता। बट कुछ की वैलेंसी जैसे 2 है, जैसे कि बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 8 पे आता है, उसकी EC होगी 2,6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा टू गेन स्टेबिलिटी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होते हैं वी कॉल इट वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो अगर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एक बारी में मैक्सिमम 2 एटम से कंबाइन हो सकती है। अब चाहे वो दोनों बॉन्ड एक के साथ ज्वाइन कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉन्ड बनाए एटम ए से, दूसरा बनाए एटम बी से। तो ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये 3 से कंबाइन नहीं हो सकता। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कम्स ऑन 13,
सो इट्स 2,8,3, इसकी EC 2,8,3। तो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। और अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 3 लूज हो रहे हैं तो इसकी वैलेंसी होगी 3। इट मींस एल्यूमिनियम के 3 हैंड्स हैं और ये एक बारी में 3 एटम से कंबाइन हो सकता है। और ये 3 एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि Al अटैच हुआ एक X से, एक Y से और एक Z से। या फिर एल्यूमिनियम 2 हाथ यूज कर सकता है अपने एक एटम से ज्वाइन होने के लिए, विच इज X। बाकी जो एक लेफ्ट ओवर उसका बॉन्ड है वो बन गया Y से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम अपने तीनों के तीनों बॉन्ड्स को यूज कर रहा है किसी एक एटम X से। वो डिपेंड करता है उन एटम्स के ऊपर जो उसके साथ अटैच हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन XYZ की वैलेंसी में भी 1,1,1 होगी, तभी इसका एक हैंड था तो ये एक से अटैच हुआ है X, Y का भी एक सिंगल हैंड यूज हो रहा है एंड Z का भी एक सिंगल बॉन्ड या सिंगल हैंड यूज हो रहा है। यहाँ पर ये केस कैसा है, एल्यूमिनियम तो देखो 3 बॉन्ड यूज कर रहा है लेकिन उसके 2 बॉन्ड X से अटैच है, मींस X की वैलेंसी भी 2 होगी तभी वो भी 2 से अटैच हो पा रहा है। जबकि Y की वैलेंसी 1 है तो Y एक सिंगल बॉन्ड से ही अटैच हो पा रहा है। एंड एल्यूमिनियम, लुक केयरफुली, इस बार तीनों बॉन्ड X से जोड़ के बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एल्यूमिनियम की नहीं, X की वैलेंसी भी 3 है तभी दोनों अपने 3 बॉन्ड्स को अटैच कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वैलेंसी का थोड़ा और समझाने के लिए, मान लो आप एक एटम हो और ये आपके 2 हैंड्स हैं, तो आप एक बार में कितने लोगों से हैंडशेक कर सकते हो? 2 लोगों से, एक A से और एक B से। या फिर आप एक ही ह्यूमन बीइंग के दोनों हाथ को होल्ड कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम 2 लोगों को होल्ड कर सकते हो या मिनिमम 1 को कर सकते हो, लेकिन 3 को आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के 3 हैंड्स नहीं हैं। बट अज्यूम कर लो अगर किसी एक एनिमल के 3 हैंड्स हैं तो मतलब क्या है, उसकी वैलेंसी 3 है, वो एक बारी में 3 लोगों को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। बाकी 2 को भी कर सकता है, जैसे इसमें यहाँ 2 को किया हुआ है इसने, और 1 को भी कर सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 3 को ही कर सकता है। 4 को होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। बाकी याद रखना कि नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, इन सब की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर। एंड जिनकी वैलेंसी 2 होती है दे आर कॉल्ड बाईवैलेंट। तो ऑक्सीजन इज अ बाईवैलेंट एनायन। एनायन मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वी कॉल दैट आयन एनायन। एंड जिसकी वैलेंसी 3 हो वी कॉल इट ट्राईवैलेंट। और एल्यूमिनियम इज अ, एल्यूमिनियम का जो मैं आयन कह रहा हूँ Al3+ आयन, दैट इज अ ट्राईवैलेंट कैटायन। कैटायन मीन्स जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि ये। आप सब लोगों को इसकी वैलेंसीज याद करनी है। वैलेंसीज बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपको काम आई भी थी चैप्टर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। वहाँ पर आपने क्रिस क्रॉस मेथड किया था और क्रिस क्रॉस मेथड में वैलेंसीज का बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको किसी 2 एलिमेंट्स की वैलेंसी ही नहीं पता तो आप उसके कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बता सकते या उसके कंपाउंड का फॉर्मूला गेस नहीं कर सकते। एंड नाउ दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। बाकी आपको 2 और लर्न करने हैं, इसका 19th और 20th, विच इज़ पोटेशियम एंड कैल्शियम। हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li। आपको सारे सिंबल्स याद करने हैं। उसके बाद इन सब के एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और अगर आपको याद करना है तो आपको रैंडमली याद करना है। मैं पूछूंगा कैसे आपसे कि नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसके लिए आप पूरे 1 से लेकर 9 तक पहले मत काउंट करना, सीधा आपको बोलना है नियॉन का नंबर इज 10, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17, फॉस्फोरस 15। आपको ऐसे रैंडमली याद करना है क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं होंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता लगा पाओगे कि एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल किया जाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर। जैसे कि हाइड्रोजन को भर दिया आपने 1 में, बाकी शेल्स खाली, हीलियम को 2 फुल, बाकी शेल्स खाली, फिर लिथियम 2,1 2,2 एंड द लास्ट वुड बी, जो कि इस टेबल का लास्ट है, आर्गन विच कम्स ऑन नंबर 18। इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी 18 है, तो इट्स 2,8,8। अब पढ़ने आपको इन सबकी वैलेंसीज। वैलेंसी में हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1 क्योंकि इसके लास्ट शेल में, लास्ट जो कि इसकी पहली शेल है में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी 1 है। हीलियम एक नोबल गैस है, बताया था अभी आपको मैंने कि नोबल गैसेस
मीन्स इनर्ट गैसेस दे डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग, क्योंकि इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो वैलेंसी वुड बी 0। नाउ लिथियम 3 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो 2,1 1 लूज करेगा तो वैलेंसी 1 होगी। ऐसे 2,2 की 2 वैलेंसी है, 2,3 वाले की 3 वैलेंसी है, 2,4 वाले की 4 है, देन 2,5 वाले की 5 नहीं होगी, इट विल बी 8 - 5 विच इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच इज 3। ऐसे इसकी 6 है अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 क्योंकि ये 2 गेन करेगा एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड एज 8 - 6 2, इसकी 8 - 7 1, इसकी 8 - 8 विच इज 0, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन एक लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो वैलेंसी वुड बी 0। ये 1 लेगा तो उसकी वैलेंसी 1 है। ऐसे ही आप हर एक की रिस्पेक्टिव वैलेंसी निकाल सकते हो, जिसके लास्ट में 1 है उसकी तो पक्का 1 होगी, 2 वाले की 2 होगी, 3 वाले की 3। तो अगर किसी भी एक एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक है, और वी कैन से अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 4 तक है तो उसकी वैलेंसी वही होगी सेम। बट अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 से ऊपर हैं तो उसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लाइक इसकी 4 है, इसकी जनरली 3 होती है बाय गेनिंग। बट फॉस्फोरस एक थोड़ा सा अलग एलिमेंट है कि ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है, और शेयरिंग में इसकी वैलेंसी 5 भी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रहा है, इट मीन्स कि ये शेयर कर रहा है। जब ये लेता है तो उसकी वैलेंसी 3 ही होती है। अब ये है सल्फर, लास्ट में 6 है तो ये 2 लेगा, 2 वैलेंसी है। 7 है तो ये 1 ले लेगा। ये 8 है तो इसके ऑलरेडी 8 है तो ये स्टेबल है। वैसे ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो इसकी वैलेंसी 0 है। तो हर कोई लास्ट शेल चाहता है कि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और 8 आने के लिए ही ये सब लूज गेनिंग होती है। और जब भी लूजिंग गेनिंग हो जाती है तो एटम्स अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, या तो आयनिक स्टेट में या फिर कंपाउंड स्टेट में। जैसे कि Na+Cl- वर द आयंस एंड NaCl वॉज द कंपाउंड जो बना था 2 आयन से, 2 ऑपोजिट चार्ज आयन से। तो आपको ये टेबल भी याद करनी है। न्यूट्रॉन्स आपको याद करने पड़ेंगे कितने होते हैं, एंड कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते भी हैं क्योंकि एटम इज न्यूट्रल। बट न्यूट्रॉन्स आपको याद करने पड़ेंगे, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनता है एक एटम का मास नंबर। तो अगर आपने सबका मासेस निकालने तो आपको हर एक एटम का रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन या मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, हीलियम का हो जाएगा 2 + 2 4U, लिथियम का हो जाएगा 3 + 4 7U, बेरिलियम का 4 + 5 9U, एंड सो ऑन। आर्गन का 18 + 22 विच इज 40U मास नंबर हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, इसको आपको याद करना है। अगर आपको नंबर से याद होगा एक बार 1 to 20 तो आपको बाकी सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, और आप बैलेंसेस को तो ऑन द स्पॉट निकाल सकते हो, बट दैट विल मेक इट स्लो। तो इससे बेटर ये है कि इसको आप याद कर लो बैलेंसेस को। अब आपको फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। जैसे द फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, which means a group of atoms, is called its atomicity. For example, if we talk about oxygen molecule, तो इसके molecule में 2 एटम present है तो इसकी atomicity would be 2. अगर हम बात करते हैं ओजोन की, which is triatomic state of oxygen, तो इसकी atomicity होगी 3. एंड कुछ बड़े कंपाउंड लेते हैं जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी एटॉमिसिटी आपको निकालनी पड़ेगी इसके एटम्स को इंडिविजुअली काउंट करके। सी, इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम है इसमें सल्फर का, और 4 एटम इसमें है ऑक्सीजन के। तो इफ यू ऐड दीज 3 नंबर्स एटॉमिसिटी विल बी 7। तो एटॉमिसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपके पास एक बड़े बड़े कंपाउंड हो, जैसे कि C2H5OH विच इज़ द फार्मूला ऑफ एथेनॉल, काइंड ऑफ अल्कोहल। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसका काउंट। तो इससे आप उसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मॉलिक्यूल कितने बड़े हैं या कितने हैवी हैं।
एंड देन आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी एंड जो जस्ट आपने पढ़ा है अभी एटॉमिसिटी। अज्यूम कर लो आपके पास एक एलिमेंट है x जिसका सिंबल है, तो इसके यहाँ पर 4 डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है। कोई भी सिंबल के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर के साइड जो लिखा जाता है दैट इज ऑलवेज द मास नंबर, और जो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे की तरफ आता है दैट इज एटॉमिक नंबर। सिंबल के राइट साइड पे ऊपर आती है हमेशा इसकी वैलेंसी, और राइट साइड पे नीचे आती है इसकी एटॉमिसिटी, या फिर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में, वो हम लिखते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके यहाँ पर आप लिखोगे 8। इसका मास नंबर होता है 16, तो वो लेफ्ट साइड पे ऊपर आएगा 16। और अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूँ तो वो आएगी इसके राइट हैंड साइड पे ऊपर के साइड विच इज़ 2 माइनस। और अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो जस्ट आपने पढ़ा अभी, वो आएगा इसके राइट साइड पे नीचे। इन प्लेसेस को आप स्विच नहीं कर सकते, जो जहाँ पर है आपको वैसे लिखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी एटम की वैलेंसी लिख रहे हो या किसी आयन की वैलेंसी लिख रहे हो, तो आप एल्यूमिनियम की जैसे ले रहा हूँ एग्जांपल, तो आप Al3+ या यहाँ 3+ नहीं लिख सकते, आपको उसको राइट कॉर्नर में ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप एल्यूमिनियम का मास नंबर लिखना चाहते हैं तो वो हमेशा इसके लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा ऊपर के साइड विच इज़ 27, एंड एटॉमिक नंबर वुड बी 13 लेफ्ट साइड पे नीचे। तो ये इस तरह से एक्सप्रेस किया जाते हैं, आप इसको कभी भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये इसका प्रेजेंटेशन है प्रॉपर तरीके से। और अब है 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स, दे आर नोन एज आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। ISOTOPS आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जिसके अंदर फर्क क्या होता है, न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं इसके अंदर, बाकी सब कुछ सेम होगा, इस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बट अगर न्यूट्रॉन्स का थोड़ा डिफरेंस आ जाए, थोड़े कम या ज़्यादा हो जाए, तो वी कॉल दीज एटम्स एज आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो डेफिनेशन वुड बी आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, हैविंग सेम atomic number but different mass number, but they have different mass number। कोई पूछे आपसे क्यों? तो because of the extra neutrons, because of the extra neutrons, जिसकी वजह से इनका मास चेंज हो जाता है। नाउ आइसोबार्स थोड़ा अलग है, इसमें जो आप एटम का एग्जांपल लोगे आइसोबार्स में, उसमें वो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, बट उनमें सिमिलरिटी क्या होगी, उनका मास नंबर सेम होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें एलिमेंट ही डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन मास सेम होगा। तो स्टेटमेंट वुड बी आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic numbers, but same mass number, but they have same mass number। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा होता है कुछ एटम्स के अंदर बाय चांस, तो वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज आइसोबार्स। एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स आर, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोगों ने पढ़ी होगी H11, लेकिन इसके 2 फॉर्म्स और भी मिलती हैं, लाइक सेकेंड वन इज H12 एंड थर्ड वन इज H13। इनके नेम्स भी आपको याद करने हैं। H11 जो कि नॉर्मली अर्थ में मिलती है सबसे ज़्यादा कंटेंट में, इट्स कॉल्ड द प्रोटियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इज मेनली फाउंड इन द सन, जिससे फ्यूजन होती है, 2 एटम्स रिएक्ट होके दे क्रिएट हीलियम देयर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी जो कि अर्थ तक भी पहुंचती है और पूरे सिस्टम को उसने अलाइव कर रखा है। तो दैट आइसोटोप इज ड्यूटेरियम। एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम H13 विच इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
तो इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सबसे हल्का एटम है पूरे वर्ल्ड में, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, तो 1 + 1 2 मास हो गया, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। एंड ट्रीटियम के अंदर 1 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास हो गया 3U। नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ आइसोटॉप इज कार्बन। कार्बन भी सुना होगा आपने, C612 मेजरली, बट कार्बन की दो फॉर्म्स और भी अवेलेबल हैं, C613 एंड C614। एंड जो कार्बन 14 आइसोटॉप है, इट इज़ यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, जिससे आप फॉसिल्स की एज पता लगा सकते हो कि कोई भी सैंपल जो अर्थ पे मिला है, रॉक सैंपल, फॉसिल सैंपल, वो कितना पुराना है। नाउ आइसोबार्स, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास। तो एग्जांपल जिसके, इसका मेन एक एग्जांपल है, एक ही पेयर है, आपको जो लर्न करना है, फर्स्ट आर्गन एंड देन कैल्शियम। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दे बोथ हैव अ मास ऑफ 40 each, but argon comes on 18 and calcium comes on 20। तो इनका एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, एटम्स भी डिफरेंट है, बट इनका मास सेम है, तो सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो इसमें ये दो डिफरेंसेस हैं, इसको याद कर लेना। एक थर्ड डिफरेंस और भी है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्योंकि एटम ही अलग है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि वो सेम एटम के एलिमेंट्स हैं, तो दे माइट बिहेव सेम इन फ्यू कॉन्टेक्स्ट। बाकी फिर भी इनकी प्रॉपर्टी भी उतनी सिमिलर नहीं होती, क्योंकि मास नंबर से भी प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे ये रेडियो एक्टिव बन गया एंड दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। एंड कार्बन 14 इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग, जबकि C612 को वी कैन नॉट यूज फॉर कार्बन डेटिंग। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, इस डिफरेंस को।